हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 10वीं क्लास के राजनीति शास्त्र का दूसरा पाठ संवाद करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको संवाद सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, संघात्मक सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं आदि के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। संघवाद, संघ जमा वाद। संघ का अर्थ है समूह या संगठन और वाद का अर्थ है विचार, यानी किसी समूह या संगठन के विषय में विचार। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सत्रों की सरकारें होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आइए मैं इसमें आपको भारत के बारे में बताती हूँ। भारत में क्या है, भारत में दो से अधिक सत्रों की सरकार है। कौन कौन से सत्र हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकारें पूरे देश की सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें आपको पता ही है 29 राज्य हैं, उनकी सरकारें होती हैं। और स्थानीय सरकारें कौन सी होती हैं? जो हमारे स्थानीय क्षेत्रों में होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायत होती है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका होती है, वो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं। अब देखिए, संघवाद सरकार दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका क्या है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघीय सरकार का गठन करें। इसमें क्या होता है कि दो देश या दो से अधिक स्वतंत्र देश मिलकर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संघीय सरकार का गठन करें, उसे हम संघवाद सरकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें क्या है, संयुक्त यानी इकट्ठे, राज्य यानी देश, अमेरिका अमेरिका के अंदर, ठीक है। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। राज्य से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे देश से है, यानी 50 देशों ने मिलकर एक संघीय सरकार बना रखी है और नाम रखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक है, लेकिन इसमें जो 6 राज्य हैं उन्होंने अपनी एक ही संघीय सरकार बना रखी है। किसमें बना रखी है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इनमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों को समान शक्ति। राज्य और केंद्र से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी और इसमें शामिल जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनको भी समान पावर प्राप्त है, समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी प्रभुसत्ता स्वायत्ता बचाए रखना। अब क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 राज्य हैं, तो ये नहीं है कि इसने ऑस्ट्रेलिया ने उन पर कब्जा कर लिया है, नहीं। उनकी अपनी प्रभुसत्ता है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी अपनी शक्तियाँ हैं। वो सिर्फ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं, ठीक है। तो उसको भी वो बचाए रखती हैं। तो जो पहला तरीका था उसमें आपने देखा कि राज्य जो है ज़्यादा शक्तिशाली थे केंद्र से। अब दूसरा तरीका क्या है कि बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधताओं के द्वारा आंतरिक खतरों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। इसमें क्या है कि जैसे भारत देश है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा भारत। इसमें क्या है कि विभिन्न भाषाओं, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? भाषा का, क्योंकि 2 कदम चलते ही अलग अलग भाषाएं हमारे देश में हो जाती है। उन खतरों से निपटने के लिए क्या है कि यहाँ पर भाषा के आधार पर क्या किया? राज्यों का गठन किया, ताकि जो है पूरे देश को आराम से संभाला जाए। उन राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन वो राज्यों की जो सरकारें हैं वो किसके अधीन काम करती है? केंद्र के अधीन काम करती है। देखिए, जो पहला मैंने आपको तरीका बताया कि अलग अलग जो देश हैं, राज्य हैं, वो क्या करते हैं? समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संघीय सरकार का गठन करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया का आपको एग्जाम्पल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल में क्या है कि ये 6 हैं। देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, क्वींसलैंड और ये एक जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश। ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं, सभी उसके अनुसार कार्य करती हैं, लेकिन इन्होंने अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया? इस पूरे को एक क्या बना लिया? संघीय सरकार बना लिया और उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ऊपर कि जो 6 राज्यों को मिलकर एक संघीय सरकार का गठन करना, मतलब 6 देशों का मिलकर एक सरकार का गठन करना। और दूसरे तरीके में क्या है कि 28 राज्यों का मिलकर एक संघीय सरकार का गठन करना, मतलब देश एक है, राज्य कितने हैं इसके अंदर? 28 राज्य हैं, और इनको मिला के एक संघीय सरकार का गठन करना, ये दूसरा तरीका है। समझ में आया? पहले में अलग अलग देश थे, वो मिलकर एक संघीय सरकार का गठन करते हैं। दूसरे में देश एक है, लेकिन उसके जो राज्य हैं वो मिलकर क्या करते हैं? संघीय सरकार का गठन करते हैं।
तो आइए अब हम करते हैं संघात्मक और एकात्मक सरकार में अंतर। संघात्मक सरकार क्या होती है? जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, ठीक है। एकात्मक सरकार क्या होती है? जिसमें शासन का एक ही सत्र होता है। केंद्र सरकार राज्यों को आदेश नहीं दे सकती। इसमें क्या होता है कि राज्य जो है उनके पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने अनुसार कार्य करते हैं और केंद्र सरकार उनको आदेश नहीं दे सकती। लेकिन एकात्मक सरकार में क्या है कि सारी पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है और वो राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। तो तीसरा क्या है? राज्य सरकारें केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर उनकी अपनी शक्तियाँ, अपने कार्य हैं, तो वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जबकि यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र के अधीन कार्य करती है, क्योंकि इनके पास कोई शक्तियाँ हैं नहीं, ये सारा जो है इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। नंबर 4 क्या है कि जनता के प्रति जवाबदेह। इसमें क्या होता है कि जनता उनको चुनती है, तो जनता के प्रति वो क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब इन दोनों के मैं एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम और भारत। बेल्जियम में क्या है? 3 भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच, डच और जर्मन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि संघात्मक सरकार अपनाई और वहाँ पे शासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसे ही भारत है, भारत में भी सभी राज्यों को जो है शक्तियाँ दी हुई है, सभी राज्य अपने अनुसार कार्य करते हैं और केंद्र सरकार अलग से काम करती है। जैसे भारत के अंदर अब कौन सी सरकार है? भाजपा की सरकार है, लेकिन राज्यों के अंदर, सभी राज्यों के अंदर भाजपा सरकार नहीं है। तो क्या है कि इसमें सभी राज्य अपना अपने सरकार के अनुसार कार्य करते हैं। इधर देखिए, इसमें क्या है? एकात्मक सरकार में उदाहरण श्रीलंका। श्रीलंका में मैंने आपको बताया था, पिछले पाठ में आपने पढ़ा भी था कि सिंगली और तमिल 2 भाषाएं हैं। सिंगली क्या है? ज़्यादा हैं, तो इस वजह से सिंगलियों ने अपनी सरकार बनाई और तमिलों का क्या किया? शोषण किया, उनके साथ जो है ज़बरदस्ती की, अपनी भाषा मनवाने के लिए, अपनी संस्कृति मनवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, ठीक है। ये थे इसके एग्जाम्पल। देखिए, विश्व में कुल 193 देश हैं, जिनमें से 25 देशों में क्या है? संघात्मक व्यवस्था है और विश्व की 40% जो जनसंख्या है वो इन 25 देशों में रहती है। भारत में जो संघात्मक प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। अब पढ़ते हैं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक सत्र की सरकारें जहाँ पे है वहाँ क्या है? संघीय व्यवस्था। सत्र कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या इससे ज़्यादा कहो तो स्थानीय सरकार। फिर दूसरे नंबर पे आता है विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो ये सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। किस पर? कानून बनाने पर किसका क्या अधिकार होगा, राजस्व वसूलने में केंद्र का क्या अधिकार होगा, राज्यों का क्या अधिकार होगा, या उनके प्रशासनिक जो अधिकार हैं वो केंद्र के क्या होंगे और राज्यों के क्या होंगे। साथ साथ अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की तो उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो यहाँ बताया गया है कि संविधान में ये चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है। तीसरे नंबर पे आता है संविधान में मौलिक प्रावधानों में संशोधन में दोनों सत्रों की सहमति होना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि संविधान में जो मौलिक प्रावधान है उनमें अगर संशोधन करना है तो हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति आवश्यक है, तभी उसमें संशोधन हो सकता है। चौथे नंबर पे आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है वो किसी की तरफ नहीं है, ना केंद्र की तरफ ना राज्यों की तरफ। वो क्या है? वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेती। अब आता है 5वां पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। मतलब क्या है? चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे स्थानीय सरकार है, सभी के अंदर मतलब सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। उसके अनुसार ही सबको अपना शासन चलाना पड़ता है। छठी विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में। कहने का क्या मतलब है कि अगर केंद्र का राज्यों के साथ कोई विवाद हो जाए या एक राज्य का अन्य राज्यों के साथ विवाद हो जाए तो जो अंतिम जो फैसला होता है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। मतलब जो निर्णायक की भूमिका है वो सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। फिर है वित्तीय स्वायत्ता। सभी राज्यों का और सभी केंद्र सरकारों का जो है वित्तीय स्वायत्ता होती है। मैंने आपको बताया था ऊपर कि सभी जो है राजस्व वसूलने के अलग अलग जो है मापदंड दिए हुए हैं कि राज्यों को किन आधारों पे और किस किस से राजस्व वसूलना है और केंद्र सरकार को किस से वसूलना है। अब 8वीं जो विशेषता है वो है देश की एकता की
सुरक्षा। सबसे बड़ी विशेषता है कि संघात्मक सरकार में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है देश की जो एकता है उसकी सुरक्षा करना। एकता से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में एकता स्थापित करनी है, क्योंकि राज्यों में अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, तो सभी को एकता के सूत्र में बांध कर रखना पड़ता है। उसके बाद 9वीं जो विशेषता है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। आप सभी को पता है कि जो है 2 कदम चलते ही भारत के अंदर अनेक विविधताएं आती हैं, ठीक है। तो उन विविधताओं का जो है सबका सम्मान करना है। सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो सभी को साथ लेके चलना है। तो आइए देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। सबसे पहला जो पॉइंट है 2 से अधिक सत्र। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें 2 से ज़्यादा सत्र हैं। पहला केंद्रीय सत्र, दूसरा राज्य सत्र और तीसरा स्थानीय स्वशासन। दूसरा है सभी सत्रों के अलग अलग क्षेत्राधिकार। ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार होंगे, राज्य सरकार के क्या क्षेत्राधिकार होंगे, वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। तीसरा जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। इसके 3 सत्र हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। अब स्थानीय जो शासन है वो जो है वो भी 2 सत्र अलग अलग हैं, पंचायत और नगर पालिका। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है? पंचायत होती है, और शहरी क्षेत्रों में वहाँ पे नगर पालिका होती है। चौथे नंबर पे आता है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची के विषय हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है, जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं इनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अब देखिए, जो केंद्र सरकार है वो विभिन्न विषयों पर कानून बनाती है। संचार, सेना, मुद्रा, बैंकिंग, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले जैसे कुल 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। अब देखिए, जो राज्य सरकार है वो पुलिस, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई जैसे कुल 61 विषय हैं जिन पर वो कानून बनाती है। अब देखिए, विवाह, वन, शिक्षा, मजदूरी, गोद लेना या उत्तराधिकार जैसे 52 विषयों पर जो है दोनों ही कानून बनाती है। दोनों कौन? केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। अब एक बात मैं इसमें बता देती हूँ कि पहले जब संविधान बना था तो 97 विषय थे केंद्र सूची के अंदर और 47 विषय थे समवर्ती सूची के अंदर। देखिए, अब नए नए विषय जो आते जा रहे हैं इसलिए जो है इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जो तीनों सूचियों के अंदर जो विषय नहीं है और जो बच जाते हैं वो आते हैं हमारे अवशिष्ट विषयों के अंदर या अवशिष्ट सूची के अंदर। शेष बचे हुए विषय संविधान में 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा इन 3 सूचियों के माध्यम से किया हुआ है। इन विषयों पर कानून बनाते हुए अगर केंद्र और राज्य के अंदर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आखिरी कानून जो है केंद्र सरकार का माना जाता है। 5वें नंबर पे आता है सर्वोच्च न्यायालय में विवादों का निपटारा। अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी विषय पर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उन विवादों का निपटारा करता है। संघीय शासन के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति। संघीय शासन में मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं और उन दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति जो है संघीय शासन में होती है। 7वां पॉइंट है एकता की सुरक्षा। संघीय शासन में क्या होता है कि एकता की सुरक्षा की जाती है। एकता की कैसे? क्योंकि एक देश के अंदर विभिन्न जाति, धर्मों और भाषाओं के व्यक्ति रहते हैं तो उन सभी की सुरक्षा का दायित्व जो है संघीय सरकार के ऊपर होता है। 8वां पॉइंट है संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 और आधे से अधिक विधानसभाओं में पास होना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो संविधान में जो मौलिक प्रावधान दिए गए हैं अगर उनमें संशोधन करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए और कम से कम आधे से अधिक विधानसभाओं में वो पास होना अनिवार्य है, तभी उसमें संशोधन हो सकता है। 9वें नंबर पे आता है राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार को जो है अलग से राजस्व करने का अधिकार है, राज्य सरकारों के पास अलग से है। राज्य सरकारों को कितना राजस्व केंद्र सरकार को देना है ये सभी क्या है संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। 10वां है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। क्षेत्रीय विविधता क्या है कि भारत के अंदर आप सभी को पता है 28 राज्य हैं, सभी की अपनी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज हैं, सभी के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन सभी का जो सम्मान भी क्या है भारत की संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो ये थी भारतीय संघीय व्यवस्था।
थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।